बच्चों सबसे पहले होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी मैंने दिया हो 15, 21, 19, 20, बोलो बोलो 20 कौन सा बोला सकते हैं? 24, 26। बच्चों देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी मैंने दिया हो उसमें कोई, ठीक है बच्चों, देखते हैं। कर दिया। ओके, अब कर दी। बच्चों सबसे पहले 15 नंबर में डिस्कस कर रहा हूँ। 15 नंबर देखो, ए मैन वेइंग 80 kg in standing on a trolley weight 320 kg. The trolley is resting on a frictionless horizontal rails. If man start walking on the trolley along the rail at speed was, then after 4 seconds his displacement with respect to ground. तो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो बच्चों अब अगर इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो अगर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती तो 1 × 4 सीधा आंसर आ जाता। तो उन्होंने उसके बारे में नहीं बताया कि भाई ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या किसके रिस्पेक्ट में। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से अंदाज़ा लग रहा है कि जहाँ तक जो ये वेलोसिटी है वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, वो किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में उसकी रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो बच्चों अब समझो, बंदा मान लो कुछ, बच्चों दो पार्टिकल हैं, 8 चौक 32, 4 का फर्क आ रहा। तो बच्चों इसकी रफ्तार अगर v मानूंगा तो ट्रॉली की रफ्तार पीछे की तरफ होगी v/4, क्योंकि बच्चों मास 4 गुना ज़्यादा है तो वेलोसिटी 4 गुना कम। अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? v + v/4, जो कि हमें 1 दे रखी है। तो 5v/4 कितना हो गया? 1। तो v बच्चों 0.8। तो इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार क्या होनी चाहिए? 0.8। समझे बच्चों? रिलेटिव रफ्तार 1 है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार 0.8। अब वो कितने टाइम चल रहा है? 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में बच्चों वो 0.48 × 4 यानी कि 3.2 चल रही। तो बच्चों आंसर 3.2 हो जाना चाहिए। एक बार चेक करो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है। अब बच्चों मैं 19 डिस्कस कर रहा हूँ। इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज लीनियर मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी। बच्चों मान लो ये एक बॉम्ब है, बताओ अभी मोमेंटम क्या है? मान लो 2 हिस्सों में टूट गया तो बाद में पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? 0। 3 हिस्से में टूट जाए तब तो मोमेंटम नहीं बदलेगा। अब जो एक्सप्लोजन हुआ, कोई बॉम्ब में एक्सप्लोजन किस फोर्स की वजह से होता है? अंदर जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होंगी इंटरनल फोर्स की वजह से, तो वो मोमेंटम को नहीं बदल पा रहे। तो बच्चों इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम को नहीं बदल सकते। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, बताओ अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। 2 में टूट गया, एक इधर गया एक इधर गया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी दोनों 0 नहीं हो पाएंगे, तो कुछ आ गए। तो कहने का मतलब है कि 0 से कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल गई। तो इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम को तो नहीं बदल सकते बट काइनेटिक एनर्जी को बदल सकते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं।
लीनियर मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम गलत, काइनेटिक एनर्जी बट नॉट ये सही है, दोनों मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 21, कनेक्टेड स्प्रिंग वन ऑफ द मास इज गिवन v इक्वल टू 2k मैक्सिमम एक्सटेंशन। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है, जब पूरा सिस्टम सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे। तो पूरा सिस्टम सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे मतलब एक्सटेंशन के टाइम पे बच्चों इसकी v1 इसकी v1। अब मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले सिस्टम का मोमेंटम 0 प्लस mv, बाद में बच्चों mv1 तो v1 इक्वल टू vv1, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन के आई, तो पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरे वाले की 0, पोटेंशियल 0, तो यही था। बाद में काइनेटिक हाफ एम वी बाई 2 का स्क्वायर, इतनी ही दूसरे की है, प्लस पोटेंशियल हाफ की है एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये कट गए, एम वी स्क्वायर बाई 4 इससे जाएगा तो एम वी स्क्वायर बाई 4 हाफ के एक्स स्क्वायर। बच्चों आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन 2k अंडर रूट। अब v तुम्हें 2k दे रखा है, 2k तो 4k स्क्वायर, तो 2 सही है रूट 2 एम के, v की जगह 2k रख दोगे तो आंसर हो जाएगा रूट 2 एम के। अप्रोच वाइज बच्चों चेक करो कहीं कोई दिक्कत लग रही है अभी देख लो कहीं दिक्कत लग रही हो, ठीक है। ये था बच्चों अपने पास 21। अब 24, ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट दिस, रिबाउंड लूजिंग 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इतना टाइम कांटेक्ट में रहा, इम्पल्स बताना है। तो इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो उस टाइम से तो कोई मतलब है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों 75% वो लॉस कर गया, तो 25% ही बचेगी, तो 10 से गिराया तो कहाँ तक जाएगा, 2.5 तक। 10 से गिराया तो अब कहाँ तक जाएगा, 2.5 तक, क्योंकि 75% लॉस कर चुका है। बच्चों स्ट्राइक के टाइम अगर स्पीड लिखोगे तो रूट 2 जी अगर इन्होंने देख लेना क्या दिया है। अब बाद की स्पीड बच्चों अगर लिखोगे तो 2gh, तो बच्चों इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम बच्चों 1 माइनस 1 प्लस तो जुड़ जाएंगे, उल्टा जुड़ जाएंगे। तो डेल्टा पी मास इनटू रूट 200 रूट 200 प्लस, अब इससे जो आना होगा वो आ जाएगा। तो देख लेना जिससे भी मैच कर रहा हो, जैसे ये 50 ग्राम है तो 50 इंटू 10 की पावर -3, 50 ग्राम तो 50 इंटू 10 की पावर -3। अब इससे जो आना होगा आ जाएगा। एक बार बच्चों चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही, ठीक है ना बच्चों। चले आगे, ठीक है बच्चों 24 के बाद 26, इस सिपर बॉल is to bounce elastically back and forth between two rigid ball at a distance d from neglecting gravity and assuming the velocity of super ball to be v naught horizontally, average force निकालना है, ठीक है बच्चों। ऐसे समझो ये दो दीवारें हैं, इसके अंदर कोई सुपर बॉल ऐसे जा रही है आ रही है टक्कर खाती जा रही है, तो एवरेज फोर्स निकालना है। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये दीवार और वो दीवार, इन दोनों में वो ऐसे टक्कर खा रही है, तो अभी यहां से निकल गई,
चली वापस आई, तो मान लो डी डिस्टेंस चल रही है, तो जाने में टाइम क्या लगेगा, डी बाई वी। टक्कर खा के वापस आने में डी बाई वी। गई और आना दोनों मिला के टाइम 2d बाई वी। तो बच्चों इस पे टक्कर 2d बाई वी टाइम बाद, नेक्स्ट टक्कर 2d बाई वी टाइम बाद, फिर नेक्स्ट टक्कर 2d वी बाई टाइम बाद। तो बच्चों कोई भी दो टक्कर चाहे इस दीवार पे लूँ या उस दीवार पे लूँ, उनके बीच का टाइम कितना है 2d बाई वी। कोई भी दो टक्कर के बीच का टाइम लेता हूँ तो मेरे पास क्या है 2d बाई वी। बच्चों याद करो, mv से फेंका mv से वापस आ गया, mv से फेंका mv से वापस आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा 2mv। बच्चों एवरेज फोर्स अपने पास क्या हो जाता है, एवरेज फोर्स बच्चों डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो 2mv और टाइम बच्चों 2d बाई वी, तो 2 कट गए mv स्क्वायर बाई डी। एक बार चेक करो बच्चों तुम्हें क्या दिया है, बी ऑप्शन वही दिया है ना, ठीक है चेक करो बच्चों। अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस mv, टाइम अपने पास 2d बाई वी। बच्चों मुझे बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज में अभी कोई दिक्कत, ठीक हाँ बोलो। ठीक है मैं बताता हूँ, देखो 10 से तुमने गिराया, नीचे आई, तो टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है mg10, काइनेटिक 0। जब बॉटम पे आएगी तो काइनेटिक हो जाएगी mg10, पोटेंशियल 0। तो mg10 काइनेटिक एनर्जी है, उसका 75% लॉस कर दिया, तो टक्कर खाने के बाद कितना बचेगा mg 2.5। तो टक्कर खाने के बाद काइनेटिक एनर्जी mg 2.5 है, तो वो टक्कर खाने के बाद ऊपर जाएगी, तो कहाँ तक ऊपर जा पाएगी, जैसे mgh होगी तो h तक, mg 2.5 होगी तो कितनी हाइट तक जाएगी 2.5। तो 10 से गिराई, अगर उसने 75% एनर्जी लॉस कर दी तो 75% कम हाइट तक जा पाएगी। तो 10 पहले हाइट थी, उसका 75% कम कर दो, यानी कि 7.5 मीटर कम जाएगी, यानी कि 2.5 मीटर तक ही जा पाएगी। समझ गए ना, और बोलो कोई दिक्कत। ठीक बच्चों अब मुझे बताओ सेकंड एक्सरसाइज, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो। 14, 16 बोल रहा ना, एंड 20। और देखो 14, 16, 20 और कोई बच्चों बोलो 18 है ना, ठीक है और कुछ, ठीक है बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं बच्चों 14 ये रहा, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। अच्छा ये उससे कोई नहीं, फिर वो शुरू से पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं। 2 person ऑफ m1 m2 आर स्टैंडिंग एंड 2 ends a एंड b, ट्रॉली का मास m है। अब 14 दोनों के मास बराबर हैं और एक के बाद एक जंप कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन स्टेशनरी। अगर सबको कंबाइंड सिस्टम लेके चल रहा है, तीनों को लेके, तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो पहला सही लग रहा है। फिर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इज इन डायरेक्शन ऑफ पर्सन हु जंप फर्स्ट। तो वो सोचते हैं 1 by 1 जंप कर रहे हैं, पर किस तरह की स्पीड से जंप कर रहे हैं वो दिया है।
बच्चों ऐसा मान के चल रहे हैं हम देखो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विल बी इन डायरेक्शन ऑफ पर्सन हु जंप फर्स्ट। बच्चों स्पीड के बारे में नहीं पता बच्चों, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम स्पीड से जंप करना, समझना ये ट्रॉली है, मान लो ये m और u से जंप कर गया, ये भी m और u से जंप कर गया, तो पूरे का मोमेंटम इसको तो इसने कैंसिल कर दिया, तो इसको रुक जाना चाहिए। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम स्पीड से दोनों जंप कर रहे हैं तो वो रुक जाएगी, तो वो रुक जाएगी। अब इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं की है कि वो जंप किस तरह से कर, नहीं लेकिन वो किस स्पीड से जंप कर रहा है। नहीं करोगे तो फाइनल जीरो आ रहा होगा, जीरो आ रहा है। नहीं देखो, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करोगे ना तो मेरे हिसाब से ट्रॉली की फाइनल स्पीड जीरो आ जाएगी, अगर दोनों सेम स्पीड से। चलो मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूँ, कोई नहीं मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम वेलोसिटी से जंप करता हुआ मानेंगे तो जीरो आना चाहिए, बाकी एक बार चेक करके बता देता हूँ। देखो ये कैपिटल M, ये स्मॉल m, ये स्मॉल m, मान लो ये u स्पीड से जंप कर गया, तो इसकी स्पीड यहाँ मान लो v1, तो m प्लस m इंटू v1 किसके बराबर हो गया, mu, तो v1 यहाँ से आ गया mu अपॉन m प्लस m। ये क्लियर है। अब मान लो ये वाला बंदा है, ये v1 से जा रहा है, ये इधर जंप कर गया u स्पीड से, तो अब वापस मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। पहले मोमेंटम लिखोगे तो m प्लस m इंटू v1, बाद में इसकी स्पीड mu, इसकी स्पीड v2 मान लेता हूं, तो कैपिटल M v2। अब देखो m प्लस m, v1 कितना है mu अपॉन m प्लस m, ये कट गए, mu प्लस m v2 ये कट गए, तो v2 कितना आ गया, जीरो। तो वो मैं कहना चाह रहा था कि अगर दोनों बंदे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u स्पीड से जंप कर रहे हैं तो ट्रॉली की फाइनल रफ्तार जीरो आनी चाहिए। या तो कुछ रिलेटिव स्पीड वगैरह दिया हो तो बात अलग है, ठीक है ना, रिलेटिव वगैरह के केस में तो अलग हो जाएगा, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने लॉजिक क्या लगाया वो भी बता रहा हूँ। पहले पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो था, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, तो इसका mu उसका mu दोनों आपस में कट गए। अगर ट्रॉली की कुछ वेलोसिटी होगी तो सिस्टम का कुछ मोमेंटम आ जाएगा, जबकि सिस्टम का क्या होना चाहिए, जीरो। तो उस बेसिस पे मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि अगर दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम स्पीड से जंप कर रहे हैं तो फाइनल स्पीड जीरो होनी चाहिए। अच्छा पर्सन के मासेस अलग हैं क्या? अच्छा हाँ इस केस में तो इक्वल कर दें। हाँ तो अगर अनइक्वल मास होते तो भी आंसर अलग आ जाता, लेकिन इक्वल मास है तो जीरो। तो बच्चों एक बार बी पॉइंट को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ये क्लियर नहीं है कि वो किस तरह से जंप कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड है या क्या है, तो वो बाद में सोचते हैं। अब सी पॉइंट पे आते हैं। फाइन, अच्छा सी पॉइंट से बच्चों क्लियर हो रहा है कि रिलेटिव यूज करना, क्योंकि वो यू रिलेटिव दे रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि यू रिलेटिव यूज करना। तो सी पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज दिस, तो इससे समझ में आ रहा है कि रिलेटिव यूज करना। अब रिलेटिव में भी दो चीजें होती हैं कि जंप करने से पहले के रिस्पेक्ट में रिलेटिव देख रहे हैं या बाद के रिस्पेक्ट में, तो वो हो सकता है किसी पिछले क्वेश्चन में चेक करते हैं। When both the person jump simultaneously with u relative with respect to trolley, then the velocity of the trolley, इसमें क्लियर नहीं है, when both person jump simultaneously with same speed,
बच्चों बस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे दिया है, पर ये नहीं बताया कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट से फर्स्ट, देखो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो जंप करने से पहली वाली सिचुएशन के रिस्पेक्ट में या बाद वाली। जनरली अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम बाद वाली मान के चलते, अगर जनरली स्पेसिफाइड नहीं है तो हम बाद वाली मान के चलते हैं। तो बाद वाली अगर मैं लेके चलता हूँ, बाद वाली अगर बच्चों में लेके चलता हूँ, तो अब उस केस में बच्चों फिर वो चेक करना पड़ेगा, वो देखते हैं। देखो तो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ वापस से, देखना ये 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 पहले बच्चों ये सिचुएशन है, इसका भी मास कुछ कैपिटल एम दिया है ना, एम एम रेस्ट पे था। अब ये जंप कर गए, तो बच्चों इसकी स्पीड मान लो मैंने v1 मान ली, इसकी स्पीड v1। बच्चों बताओ रिलेटिव कितना है? 0। हमें रिलेटिव क्या चाहिए? u। तो v1 प्लस u, रिलेटिव u हो गया, वही चाहिए। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, 0 इक्वल टू एम v1 प्लस एम v1 प्लस u। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, v1 यहाँ से आ गया माइनस का mu अपॉन m प्लस m, यानी कि वो उस तरफ इस स्पीड से जाएगा। ठीक है। अब सेकंड केस, इस पे बंदा है, वो मान लो v1 से जा रहा है, इसका मास m, इसका मास कैपिटल है। ठीक है। अब वो जंप कर गया, जंप कर गया तो मान लो बच्चों वो v2 से जंप कर गया, इसकी स्पीड v2। बताओ रिलेटिव क्या हुआ? 0। हमें रिलेटिव क्या चाहिए? u। तो u प्लस v2, ये m, ये स्मॉल है। अब वापस से वही कहानी दोहराते हैं, तो m प्लस m इंटू v1, v1 की वैल्यू वो रख सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि वो इंक्लूड कर लिया, डायरेक्शन में इंक्लूड कर लिया। इसका लिखोगे तो m u प्लस v2 m v2। अब m प्लस m v1, तो m प्लस m v1 की जगह बच्चों वो लिखोगे तो mu अपॉन m प्लस m। ये कट गया, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? चेक करते रहना। यहाँ m हाँ, क्योंकि उसके साथ वो भी अटैच है। हाँ, m प्लस 2m। चेक करते रहना बच्चों ऐसे ही। अब इसे लिखोगे तो बच्चों m प्लस m, उधर लिखोगे तो mu अपॉन m प्लस 2m प्लस m लिख देता हूँ। ठीक है। इक्वल टू m, बच्चों u इधर लिखता हूँ, m प्लस कैपिटल M v2, इसको उधर भेजता हूँ तो माइनस mu और ये। ठीक है ना? तो बच्चों क्या आ जाएगी तुम्हारी, अगर मैं फाइनली लिखता हूँ तो फाइनली बच्चों तुम्हारे पास निकल के आ जाएगी, अगर मैं m प्लस m का डिवाइड कर देता हूँ तो mu अपॉन 2m प्लस m माइनस mu अपॉन, अब बच्चों ये टर्म छोटा है, ये टर्म बड़ा है, तो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मतलब इधर ना जाके इधर, यानी कि फर्स्ट की डायरेक्शन में आ जाएगी। फर्स्ट की डायरेक्शन में आ जाएगी तो बी ऑप्शन सही है। अब इसको देखते हैं, तो ये वाला भी सही है। अगर देखो इसको इधर उधर कर दो तो मैग्नीट्यूड वाइज ये आ जाएगा, तो ये भी सही है। तो नन ऑफ दिस, देखना आंसर क्या है। समझ गए ना बच्चों? अभी कोई डाउट इसमें? चलें आगे। ठीक है। 14 था ये, है ना? फिर अपना 16, 18, 20। 16 बच्चों देखो, two blocks are connected with light spring. When spring is in natural length, velocities are given. ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बच्चों राइट साइड अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ
राइट साइड बच्चों अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ तो 20 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 3 अपॉन टोटल मास 30, तो 120 में से 30 गए 90, मतलब 3, तो सही है, पहला सही है। फिर व्हेन स्प्रिंग इज मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ, तो बच्चों मैंने बता रखा था कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन होता है तो पूरा सिस्टम सेम वेलोसिटी से मूव करेगा और वो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, तो बी भी सही है। व्हेन स्प्रिंग इज एट मैक्सिमम वेलोसिटी, वो भी सही है। एट टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ, वो भी सही है, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अच्छा लेफ्ट राइट मैंने नहीं देखा। एट टाइम ऑफ मैक्सिमम बोथ ब्लॉक आर मूविंग सेम डायरेक्शन, हाँ अब बोलो। अच्छा मैंने डायरेक्शन नहीं देखी, ओके ओके। हाँ देखो राइट साइड होना चाहिए, तो सी गलत हो जाएगा। पूछा आपसे करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर ए बी डी, ठीक है ना। बच्चों एक बार वापस देखो, इसमें कहीं दिक्कत लग रही हो पूछो, बोलो सत्यम कोई डाउट हो। डी, एट टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन बोथ ब्लॉक इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो मैंने बता रखा था कि मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन में दोनों की वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब विथ डायरेक्शन, वेलोसिटी से मतलब विथ डायरेक्शन वो सेम होंगे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है। ओके ये था बच्चों 16 है ना। फिर 18 बच्चों अभी मैंने नहीं करवाया, हाँ ये टॉपिक अभी मैंने डिस्कस भी नहीं किया है, फिर छोड़ो। फिर बच्चों आता है अपने पास 20 है ना। वेरिएबल फोर्स बच्चों इस तरह से लग रहा है, सेमी सर्कल है, इम्पल्स इम्पार्टेड इनफाइनाइट, बच्चों एरिया इम्पल्स होगा तो एरिया इनफाइनाइट तो है नहीं, तो पहली चीज गलत है। इम्पल्स इम्पार्टेड ये, तो बच्चों एरिया अगर हम इसका निकालेंगे तो इसको एक इलिप्स तरह से इलिप्स मान लो, तो इलिप्स का एरिया हो जाता है पाई ए बी पूरे का बाई 2 आधे का, इलिप्स का पाई ए बी और आधे का ये पाई, ए की जगह ले लोगे टी नॉट बाई 2 और बी की जगह ले लोगे एफ नॉट और एक ये 2, तो फाइनली तुम्हारे पास होना चाहिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों इसको इलिप्स की तरह से मान लो, तो पाई ए बी, ठीक है ना। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय पार्टिकल, तो बच्चों इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो एम वी नॉट, तो एम से डिवाइड कर दो वो वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये चीज भी सही लग रही है, सी भी सही है। द गेन इज मोमेंटम, तो वही जो एरिया होगा वही गेन इन मोमेंटम हो जाएगा, तो बी सी डी ये तीनों ही सही हो जाएंगे। बच्चों अभी चेक करके बताओ इसमें कोई दिक्कत हो, ठीक है। बच्चों अब मुझे बताओ सेकंड एक्सरसाइज में कोई और दिक्कत, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों फोर्थ ए में शायद मैंने दिए होंगे, 4A में कोई दिक्कत, 10th और 26 और बच्चों ठीक है बच्चों मैं डिस्कस करता हूं। टेंथ एंड 26, 10th बच्चों डिस्कस कर रहा हूँ। इस सिंपल पेंडुलम लेंथ 1 मीटर, वुडन ब्लॉक 1 kg, struck by a bullet moving with velocity this get embedded in it height जिस तक वो राइज करेगा। बच्चों समझो ये मान लो एक सिंपल पेंडुलम है, इस पे ऐसे एक बुलेट फायर की, इसके अंदर ही रह गई, इसके अंदर ही रह गई, तो बाद में बच्चों बुलेट इसी के अंदर रह गई, तो इसकी वेलोसिटी कुछ भी आएगी। तो बच्चों अब समझो m इसकी स्पीड u मान ली, कैपिटल M रेस्ट पे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन mu प्लस 0,
m प्लस कैपिटल M v, तो v बच्चों आ गया mu अपॉन m प्लस m। ये क्लियर है? चाहो तो डेटा रख के चेक करना चाहो तो बच्चों बुलेट का मास है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 इंटू वेलोसिटी बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन m प्लस m, तो 1 kg और 1 kg और 10 की पावर -2। ये क्लियर है? तो बच्चों 2 अपॉन 1.01 2 ही मान लो, लगभग 2 ही मान लो। अब याद करो बच्चों, मैंने सर्कुलर मोशन में बता रखा है कि अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं तो हाइट सीधा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से निकाल सकते हैं। तो टॉप पे 0, इनिशियल 2 का स्क्वायर -2 g h, तो हाइट हो जाएगी 4/20 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 मीटर। 0.2 मीटर मतलब बी ऑप्शन। बच्चों अभी चेक करके बताओ इसमें कहीं दिक्कत हो? हाँ 0। देखो ये स्विंग करेगा, ऐसे जाएगा, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 0, तो फाइनल 0 इनिशियल इस तरह से सर्कुलर में जो हमने कर रखा है। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों 10th। अब आता है 26। What percentage of kinetic energy of a moving particle is transferred to a stationary particle when it strike a particle of 5 times its mass? Collision। बच्चों इसे अभी छोड़ दो, अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं है, ये दे दिया था क्या होमवर्क में? ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया, ये बाद में देखते हैं, ठीक है ना बच्चों? और बताओ इसके अलावा कोई डाउट हो? मैं देखता हूँ। 12th, a stationary particle break into two part ma me which move va vb, वो ठीक है। रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों मैंने बताया था कि मास के इनवर्स रेशो में होता है, तो kb बाई k अगर लिखोगे तो वो हो जाएगा ma बाई mb, ma बाई mb। तो अब ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, अब सी ऑप्शन भी गलत है। मैं बताता हूँ। अब इसी में बच्चों मैंने एक चीज और बताई थी कि वेलोसिटी का भी यही रेशो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो किसके बराबर आ जाएगा? va बाई vb के। ये चीज क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी का रेशो सॉरी vb बाई va, vb बाई va, ये मैंने शायद बताया होगा। ठीक है, अब जो तुम्हारा डाउट है वो समझो। mb vb वो हो गया मोमेंटम, ma va वो क्या हो गया? मोमेंटम। तो मैंने बताया था मोमेंटम दोनों का सेम होता है, सेम होता है, तो रेशो एक तरीके से हो गया 1:1। तो सी ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? 1:1, जबकि 1:1 केवल तब हो सकता है जब इक्वल मास में टूट रहा हो। अभी हमें स्टार्टिंग में तो नहीं पता कि भाई इक्वल मास है या नहीं, जैसे एम बी वी बी मतलब बी का मोमेंटम, ए का मोमेंटम, मोमेंटम तो दोनों के इक्वल ही होते हैं, यानी कि 1:1 हो गया। वो केवल तब संभव है जब इक्वल मास में टूट रहा है, उस वजह से अब इक्वल मास तो दिया नहीं है, तो उस वजह से वो गलत है। समझ गए ना? ओके बच्चों मुझे बताओ कोई और डाउट? चलें आगे अब। ठीक है, तो बच्चों लास्ट टर्म पे हमने इम्पल्स वाले क्वेश्चंस किए थे, उसी को बच्चों फिर हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। ओके तो इम्पल्स में बच्चों हम वापस डिस्कस कर रहे हैं, तो समझते हैं।
देखो इसमें एक पैटर्न का क्वेश्चन और हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर इस टॉपिक को पैक कर देंगे। एग्जाम्पल बच्चों देखो, जैसे ये M, ये एक लूज रस्सी है, लेंथ 12, ये L, ठीक है ना, लेंथ ऑफ रोप या स्ट्रिंग मान लो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 12, ये मान लो A, ये मान लो B, इसको मान लो बच्चों ऐसे परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी V0। कई बार बच्चों ऐसे वेलोसिटी देंगे तो वो आसान सा ही होता है, ऐसे ऐसे कैसे भी दे सकते हैं, मैंने इस तरह से दे दी, ठीक है। तो बच्चों एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लो। पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या है L, लेकिन जिस रस्सी से जुड़े हुए हैं उसकी लेंथ क्या है 12। तो बच्चों अब इसमें आप लिख लो, ठीक है ना। अब बच्चों इसमें लिख लो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ A find velocity of A when string become tight, find velocity of A when string become tight। तो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग बच्चों देखो, बच्चों देखो इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाएगी, इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाएगी, जैसे ये अपना यहां पे है, ये अपना यहां पे है, ये डिस्टेंस बच्चों L, ये डिस्टेंस 12, इसकी वेलोसिटी बच्चों इधर होगी, कितनी होगी V0। अब हमें उसकी वेलोसिटी बतानी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में कंसेप्ट क्या होता है, जैसे जो मैंने कंस्ट्रेंट मोशन में बताया था, लगभग वैसा मान लो कि रस्सी के अलोंग तुम क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टाइप लगा दो, रस्सी के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टाइप लगा दो। तो जस्ट टाइट होने से पहले ये सिचुएशन, जस्ट टाइट होने से पहले ये सिचुएशन है, और जस्ट टाइट होने के बाद, जस्ट टाइट होने के बाद बच्चों अगर देखोगे तो ये पक्का है कि भाई इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो, इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो मान लो ये A, इसकी रफ्तार v1, ये B, इसकी रफ्तार v1। तो बच्चों रस्सी के अलोंग तुम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, जो भी इस तरह का क्वेश्चन हो उसमें क्या फंडा रहेगा, रस्सी के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। तो बच्चों अब समझो L to L, तो बच्चों बताओ ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो ये एंगल बच्चों 30, ये 30, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, V0 cos 30, इधर कंपोनेंट V0 sin 30। तो बच्चों इसके अलोंग में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, रस्सी के अलोंग। तो पहले कितना था, m V0 cos 30, बाद में बच्चों m V1 प्लस m V1। अब m तो बच्चों कट गए, V0 रूट 3/2 2V1, तो V1 बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, V0 रूट 3/4। कर लो बच्चों इतना, एक बार बच्चों कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। ओके, हाँ आप ये कह रहे हो कि वेलोसिटी बराबर क्यों नहीं होंगी, रस्सी के अलोंग वेलोसिटी बराबर होंगी। देखो मैंने V1 ले रखी उसके बाद, लेकिन उस V1 की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। टाइट होने के बाद रस्सी के अलोंग वेलोसिटीज के कंपोनेंट सेम होंगे, वो बिल्कुल सही है। तो देखो मैंने V1 लिए, लेकिन वो V1 की वैल्यू क्या होगी वो हम इस मेथड से निकाल। पूछो आराम से जो दिमाग में चल रहा हो।
आप ये कह रहे हो जैसे ये v नॉट रूट 3/2 है, वो टाइट होने से जस्ट पहले की स्पीड है, टाइट होने से जस्ट पहले की स्पीड है। उसके अलावा जब रस्सी अचानक से टाइट होगी तो जैसे हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं कि मान लो जैसे मैं इसको इस तरफ फेंक देता हूं तो जाएगा किस स्पीड से जाएगा, v नॉट, ठीक है ना। जैसी रस्सी टाइट होगी तो दोनों साइड चलने लगेंगे, तो शुरू में mv नॉट, बाद में mv प्लस mv, तो v नॉट/2, क्योंकि रस्सी के अलोंग कंपोनेंट सेम होने चाहिए। वही कहानी यहाँ पे, टाइट होने से पहले तो इधर कंपोनेंट v नॉट रूट 3/2 है, लेकिन टाइट होने के बाद दोनों एक साथ चलने लगेंगे, दोनों एक साथ चलने लगेंगे तो डबल मास हो गया है, तो स्पीड आधी हो गई, ठीक है ना। और देखो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अब जो अपना टॉपिक चल रहा था वो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों इम्पल्स में फिलहाल हमें इतना ही पढ़ना है, पढ़ने को तो बहुत चीज़ें रहती हैं, पर काम की जितनी फिलहाल मेंस लेवल तक या एडवांस के मिड लेवल तक मान लो उतना हम कंसीडर करके चल रहे हैं, बहुत हाई फाई तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि उतना टाइम अवेलेबल नहीं है। अब बच्चों हम कॉलिजन पे आ रहे हैं, इसे मैं हटा देता हूँ बच्चों, समझ गए ना ये। तो बच्चों लिखने की कुछ ज़रूरत है नहीं, जो मैंने आपको सीट दे रखी है उसमें सारी चीज़ें हैं। तो कॉलिजन बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉलिजन क्या होता है बच्चों, सिंपली पार्टिकल का आपस में टकराना, पार्टिकल का आपस में टकराना। तो बच्चों इस टक्कर की वजह से क्या होता है, इस टक्कर की वजह से क्या होगा, जैसे ये दो पार्टिकल टकरा गए, तो बच्चों जहाँ टक्कर होगी तो ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा। चूंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब बच्चों बताओ, अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो F और F इनका नेट कितना हो गया, 0, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, 0। तो बच्चों मोमेंटम अपना क्या रहेगा, कंजर्व। तो बच्चों पूरे को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो ये वाला फोर्स है वो तो इंटरनल है, तो उससे तो दिक्कत नहीं है, हम सिस्टम में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो बच्चों पहली चीज, कैसा भी कॉलिजन हो, कैसा भी कॉलिजन हो, सब में पूरे सिस्टम में हमेशा तुम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, कैसा भी हो। जैसे तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया है, हेड ऑन हो या ऑब्लिक हो, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, फर्क नहीं पड़ता है, कैसा भी कॉलिजन हो तुम मोमेंटम कंजर्वेशन मजे से लगा सकते हो, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों जो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, समझ गए बच्चों। अब बच्चों इस फोर्स को देखोगे तो इस अकेले पार्टिकल पे तो फोर्स लग रहा है, इस अकेले पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, लेकिन सिस्टम पे फोर्स क्या है, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो बच्चों जब भी दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, सिस्टम पे फोर्स 0 होगा, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम वेलोसिटी वगैरह चेंज हो सकती है। इस फोर्स की डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस फोर्स की डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये चीज क्लियर है, ओके। अब बच्चों समझो, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, बताओ इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, तो इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं है तो बच्चों इस डायरेक्शन में मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल का कंजर्व या वेलोसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो टक्कर हुई, इसका इधर कंपोनेंट 20 है, तो टक्कर के बाद भी ये क्या रहेगा, 20। इसका इधर कंपोनेंट 30 है, तो टक्कर के बाद क्या रहेगा, 30। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को अफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। अब यही बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है, व्हेन टू पार्टिकल इंटरेक्ट टू ईच अदर देन देयर वेलोसिटी चेंजेस, इट इज कॉल्ड कॉलिजन। इसमें क्या बताया गया है वो समझो। देखो टक्कर के लिए जरूरी नहीं होता है कि वो प्रॉपर कांटेक्ट में आए, अगर उनमें इंटरेक्शन हो रहा है तो भी कॉलिजन माना जाता है। जैसे चार्ज पार्टिकल मान लो, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तुमने इसको इसकी तरफ फेंक दिया, तो यहाँ
ये इससे टच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी फोर्स लगा देगा तो इसको भी कॉलिजन माना जाएगा। तो उसी वजह से उसमें इंटरेक्शन ले दिया। इंटरेक्शन प्रॉपर हो सकता है या विदाउट कांटेक्ट भी हो सकता है। तो when two particle interact to each other then their velocity changes, it is called collision. interact क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि इस तरह के collision में बिना टच किए भी ये भी collision ही माना जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, when two particle collide to each other then their exert force on each other perpendicular to contact surface, direction of this force is called line of impact. तो दो पार्टिकल जब आपस में टकराएंगे, एक दूसरे को कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स की डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों, ड्यू टू दिस फोर्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल चेंजेस बट नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, हेंस मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। तो यही बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये फोर्स देखोगे तो इंडिविजुअल पार्टिकल पे तो लग रहा, लेकिन सिस्टम पे नेट जीरो है, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इंडिविजुअल का मोमेंटम चेंज कर जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक, फर्दर बच्चों इसमें फिर देखो बच्चों समझना, देखो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है? कंजर्व। ये चीज क्लियर है। तो पूरे सिस्टम का इंपल्स क्या माना जाएगा? पूरे सिस्टम का इंपल्स जीरो, क्योंकि इंपल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो पूरे सिस्टम का इंपल्स क्या होगा? जीरो। अब बच्चों पूरे सिस्टम का इंपल्स जीरो है, तो दो पार्टिकल है, इसका अगर 50 इंपल्स है तो इसका क्या होना चाहिए? -50, डायरेक्शन अपोजिट। इसका 150 है तो इसका, तो बच्चों पूरे सिस्टम का इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम जीरो है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर मैं लिखता हूं तो जितना इसका होगा उतना ही उसका होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स ऑन ईच पार्टिकल विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, हेंस टोटल इंपल्स ऑन सिस्टम विल बी जीरो। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? पूरे का इंपल्स जीरो, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है? फिर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने अभी लिखवा रखा है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। क्या मतलब होता है वो भी थोड़ा सा बाद में क्लियर हो जाएगा, अभी केवल मैंने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। हाँ, ई, स्मॉल ई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलिजन बता रखा है। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल। तो इसमें बच्चों हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक हेड ऑन, दूसरा ऑब्लिक। तो हेड ऑन ऑब्लिक क्या होता है बच्चों? जैसे कैरम मान लो, ये स्ट्राइकर, ये मान लो गोटी, अब इसको बिल्कुल सामने की तरफ ऐसे फेंक रहे हैं, बिल्कुल सामने की तरफ, तो बच्चों ये इधर ही जाएगा, स्ट्राइकर हो सकता है इधर जाए या उधर जाए, वो डिपेंड करता है। तो बच्चों पहले जो कॉलिजन था और बाद में जो कॉलिजन है, वेलोसिटीज हमेशा एक लाइन के अलोंग। तो बच्चों वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, अगर एक लाइन के अलोंग पूरा कॉलिजन एक लाइन के अलोंग हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं हेड ऑन। वो लाइन कौन सी होगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो हेड ऑन को केवल सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझो कि पूरी की पूरी प्रोसेस एक लाइन के अलोंग हो रही, कोई भी लाइन को नहीं छोड़ रहा, पहले ना बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेड ऑन कॉलिजन। तो लाइन से किसी भी पार्टिकल को नहीं हटना चाहिए, वो हो गया हेड ऑन। अगर मान लो किसी ने भी लाइन छोड़ दी, जैसे बच्चों स्नूकर या वही कैरम मान लो, कई बार हम ऐसे साइड में हिट करते हैं, साइड में हिट करते हैं तो ये यहाँ जाएगा, हो सकता है ये कहीं इधर चला जाए, तो यहाँ वो लाइन से हट गए,
लाइन से हट गए, इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। तो बच्चों वही इसमें दे रखा है, हेड ऑन कोलिजन। इफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल आर अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, देन कोलिजन विल बी हेड ऑन। तो टक्कर से पहले और बाद में वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होनी चाहिए, वो हेड ऑन। नॉर्मल लैंग्वेज में एक लाइन के अलोंग पूरा कोलिजन होना चाहिए। ऑब्लिक, कोई भी एक की वेलोसिटी अगर उससे हट जाए तो फिर वो ऑब्लिक हो जाएगा, या कोई भी एक या दोनों लाइन से हट जाए तो वो ऑब्लिक, या सिंपल वे में जो हेड ऑन नहीं है वो ऑब्लिक। इफ वेलोसिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देन कोलिजन विल बी ऑब्लिक। समझ गए बच्चों? ठीक है। फिर बच्चों सेकंड क्लासिफिकेशन तुम्हें बताया गया है सेकंड क्लासिफिकेशन बच्चों बताया गया है काइनेटिक एनर्जी के हिसाब पे, बिफोर एंड आफ्टर द काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। तो बच्चों जब टक्कर होती है जैसे आप लोग देखते हो सड़क पे कई बार गाड़ियां टकरा गई तो टूट फूट जाती हैं गाड़ियां, ठीक है ना, उनका शेप डिस्टॉर्टेड हो जाता है, आवाज आती है, कई बार स्पार्किंग होती है। तो बच्चों जनरली जब टक्कर होती है तो पार्टिकल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, स्पार्किंग होती है, आवाज आती है, गर्म हो जाती हैं गाड़ियां, तो अपनी एनर्जी लॉस हो जाती है। किसमें? हीट में, डिफॉर्मेशन में, साउंड में, इन सब में अपनी एनर्जी खर्च हो जाती है। तो टक्कर से पहले मान लो 500 एनर्जी, तो टक्कर के बाद क्या होता है, कुछ इधर उधर में लॉस हो जाती है, तो 400, 300, 200 उस तरह से होगी। तो जनरली जो भी कॉलिजन होते हैं वो इनइलास्टिक होते हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी अपनी कम हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। तो जनरली सभी कॉलिजन इनइलास्टिक ही होते हैं, लेकिन हम कई बार आइडियल चीज़ें पढ़ते ही हैं, जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस, मासलेस, वो सारी चीज़ें रहती हैं, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारे के सारे कॉलिजन इनइलास्टिक ही होते हैं। तो अब वापस समझो, अगर ऐसा हो कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी वही रहे, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। एकदम आइडियल ऐसी सिचुएशन रही कि ना साउंड प्रोड्यूस हुई, ना हीट प्रोड्यूस हुई, ना उनमें कोई डिफॉर्मेशन हुआ, उस तरह की कोई सिचुएशन रही, तो स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी सिस्टम की। उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन या इलास्टिक कॉलिजन। तो बच्चों परफेक्टली इलास्टिक बोल रहा है या इलास्टिक बोल रहा है वो एक ही चीज। उसमें क्या होगा, टक्कर से पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो वही बच्चों मैंने आप लोगों को बताया है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, इलास्टिक कॉलिजन बिफोर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इक्वल टू आफ्टर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। क्या मतलब है? कॉलिजन से पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और कॉलिजन के बाद सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो। इसमें E की वैल्यू होती है 1, E की वैल्यू होती है 1। क्यों 1 होती है वो अभी हम समझेंगे, ये चीज समझ गए। नेक्स्ट, इनइलास्टिक में क्या होगा बच्चों, बिफोर और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी। E की वैल्यू बच्चों 0 से 1 के बीच में होगी। E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। इसी में एक और स्पेशल कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में बच्चों E अपने पास हो जाता है 0, E अपने पास 0। ये चीज क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इसके नीचे में देखो, मैंने आपको कॉलिजन प्रोसेस समझा रखी, कॉलिजन प्रोसेस। तो वो बच्चों मैं समझा रहा हूँ, उसमें कुछ चीजें और क्लियर होंगी। तो वो बच्चों देखते हैं कॉलिजन प्रोसेस। तो बच्चों उससे पहले अगर थोड़ा सा साफ सुथरा डायग्राम देखें तो वो ये समझो, यहाँ दो पार्टिकल टकराए, यहाँ दो पार्टिकल टकराए। तो बच्चों टक्कर होने के लिए थोड़ा सा देख के बताना, मान लो इसकी रफ्तार 50, इसकी रफ्तार 70, टक्कर होगी? नहीं होगी, वो पीछे रह जाएगा, ये आगे रह जाएगा, टक्कर नहीं हो पाएगी। मान लो बच्चों इसकी रफ्तार 50, अब टक्कर होगी? तो अब मान लो इसकी 40, अब हो जाएगी। तो टक्कर होने के लिए जरूरी है कि भाई U1 U2 से ज्यादा। तो बच्चों होता क्या, ये ऐसे टकराए,
टकराए, तो बच्चों इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, इस पे फोर्स इधर, तो ये फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इसकी रफ्तार कम होगी। ये फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो इसकी रफ्तार बढ़ेगी। तो बच्चों समझो अभी पार्टिकल इस तरह से, ओके तो बच्चों अब वापस समझो जो मैं डिस्कस कर रहा था। हाँ, एक चीज बच्चों समझना, टक्कर कब होगी, जब मान लो ये है अपना 50, ये 40, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो 50 से मान लो ये 48 हो गया, ये 42 हो गया। बच्चों बताओ अब इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी। अब 48 से ये 46 हो गया, ये 44 हो गया, डिस्टेंस ये 45 45, अब कांस्टेंट, समझ गए। तो बच्चों 45 45 तक डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है, तो पार्टिकल यूं टकराए, तो एक की वेलोसिटी कम होगी, एक की बढ़ेगी, तो ये ऐसे पास आते जाएंगे। पास आने के लिए इनको डिफॉर्म होना पड़ेगा, पास आने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा, डिफॉर्म होना पड़ेगा। और जब ये सबसे ज़्यादा पास में आ जाएंगे तब अपने आप में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, समझ गए। अब इस पे फोर्स अभी भी इधर लग रहा है, इस पे अभी भी इधर लग रहा है, तो अब इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। मान लो 45 है तो इसकी 47 हो गई, इसकी 43, अब डिस्टेंस क्या होगी, तो वो रिफॉर्म होंगे, अब वो क्या होंगे, रिफॉर्म होंगे, समझ पाए बच्चों। तो कंक्लूजन ये है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पे इनकी वेलोसिटी क्या होंगी, सेम। तो वही बच्चों इस पूरी प्रोसेस में बताया गया है, समझो। u1 u2 जस्ट टक्कर के टाइम पे, जस्ट टक्कर के टाइम पे वेलोसिटी वही रहेगी, उसके थोड़े टाइम बाद वेलोसिटीज चेंज होंगी, चेंज होंगी और ये पास आएंगे, थोड़ा सा डिफॉर्म हो गए। अब यहां देखो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो यहां पे अपना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, तो वही मैंने लिखा है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वेलोसिटी सेम, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वेलोसिटी सेम। अभी भी फोर्स इधर है, फोर्स इधर है, तो वेलोसिटी बढ़ेंगे, तो ये सेपरेट होंगे, तो अब रिफॉर्म होंगे, अब रिफॉर्म होंगे और अब बिल्कुल अलग अलग होंगे, समझ गए बच्चों। तो अब समझो बच्चों, जस्ट यहां पे कॉलिजन हुआ और यहां पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, तो इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। यहां से वो जस्ट सेपरेट हो गए, तो इसको हम बोलते हैं रिफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं रिफॉर्मेशन। इतनी चीज समझो बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनमें अगर हम देखें, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, तो बच्चों दोनों पे फोर्स सेम ही लगेगा, दोनों पे फोर्स सेम ही लगेगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये m2, तो m2 पे पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स है, m1 पे नेगेटिव डायरेक्शन में। और इस सिंबल का क्या मतलब बच्चों वो समझो, जैसे दो पार्टिकल अगर टकराते हैं तो जनरली बहुत कम टाइम के लिए टकराते हैं। मान लो तुमने दीवार पे ही बॉल मार दी, तो दीवार से कितने टाइम कांटेक्ट में रहेगी, बहुत कम, तो बहुत कम टाइम के लिए अचानक बहुत हैवी फोर्स आएगा, और जैसी दीवार से हटेगी वैसे ही फोर्स जीरो, तो बहुत कम टाइम के लिए बहुत हैवी फोर्स आया और फिर वो खत्म हो गया, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में आया, ये समझ गए। अब ये वेलोसिटी के लिए बताया, वेलोसिटी ब्लैक वाला पहले पार्टिकल के लिए, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, इस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, इसकी और कम होगी वेलोसिटी, तो मान लो वेलोसिटी ऐसे कम होगी। दूसरे की वेलोसिटी शुरू में कांस्टेंट रहेगी, जैसी टक्कर होगी वैसी बढ़ने लगेगी, इस पॉइंट पे सेम, बाद में सेपरेट होगी। क्लियर है बच्चों। अब वापस से देखते हैं, ठीक है ना। अब समझो बच्चों, ई बच्चों मैंने क्या बताया था, इंपल्स
ऑफ डिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, सॉरी रिफॉर्मेशन बाय डिफॉर्मेशन। तो बच्चों समझो, ई हमें ये बता रहा है एक तरीके से रिफॉर्मेशन अपॉन डिफॉर्मेशन, अगर दोनों बराबर हो गए, अगर मान लो दोनों बराबर हो गए तो बताओ ई कितना होगा। तो एक तरीके से बच्चों ये इलास्टिसिटी मेजर करता है। मान लो गाड़ियां जितनी मुड़ी उसमें जितनी एनर्जी खर्च की वापस वैसी की वैसी हो गई, जैसे दो स्प्रिंग ब्लॉक्स लिए उनको टकरा दिया, पहले स्प्रिंग डिफॉर्म हुई फिर वैसी की वैसी हो गई, तो उस केस में जितना डिफॉर्मेशन हुआ उतना ही रिफॉर्मेशन हुआ, तो अपनी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। लेकिन वो आइडियल केस में होगा, जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ओके। उसके अलावा बच्चों समझो, समझना, जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, उसमें प्रोसेस यहीं खत्म हो जाती, उसमें प्रोसेस यहीं खत्म हो जाती, रिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हो पाता, रिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हो पाता। तो रिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हुआ तो रिफॉर्मेशन का इंपल्स क्या हो गया 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग मतलब 0। तो उस वजह से परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, ई 0 हो जाता है, क्योंकि कॉलिजन यहीं खत्म हो जाता है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, यहीं वो स्टिक हो गए और यहीं कॉलिजन खत्म हो जाता है। जैसे अभी हमने पेंडुलम वाला एक क्वेश्चन किया था, पेंडुलम हैंगे, उसमें बुलेट फायर की, बुलेट उसी के अंदर रह गई, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, उसी के अंदर रह गई, दोनों स्टिक कर गए, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ये चीज बच्चों समझ गए, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये बच्चों बाद में समझाता हूं, क्योंकि इकट्ठा इतना सारा समझ लोगे कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब बच्चों पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं वो वही चीज है, when two particles collide to each other then they exert force on each other perpendicular to contact surface, direction of this force is called line of impact। जो मैंने बताया वही चीज है, due to this force velocity and momentum of individual particle changes but momentum of system will remain constant, ठीक है। component of velocity and momentum perpendicular to line of impact remain unaffected from collision। बच्चों इसमें भी कहीं लिखवाया होगा मैंने, ये वाला नहीं लिखवाया ना, कहीं लिखा होगा। कहाँ पे लिखा है ये? परपेंडिकुलर वाला नहीं लिखवाया है ना, चलो खैर कोई नहीं, बस ये वाली लाइन कहीं भी अपने ऐड कर लो, ठीक है ना, लास्ट वाली लाइन उसी में कहीं भी ऐड कर लो। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड मोमेंटम परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट will remain unaffected from collision। ठीक है बच्चों, अब बच्चों समझो, ठीक, ये वही है जो मैं बता चुका हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑन ईच पार्टिकल विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, हेंस नेट इम्पल्स ऑन सिस्टम विल बी 0। कॉलिजन में पॉसिबल विद और विदाउट कांटेक्ट। तो बच्चों मैंने बताया ही, प्रॉपर कांटेक्ट है तो कॉलिजन हो सकता है, और चार्ज पार्टिकल वगैरह तो बिना कांटेक्ट के भी कॉलिजन हो सकता है। तो बच्चों अब हम वापस से आते हैं, समझो कॉलिजन में बच्चों अगर आप देखोगे तो कॉलिजन प्रोसेस, वहाँ तक हमने जो डायग्राम है वो कर लिया, डायग्राम में और भी बहुत सारी चीज़ है पर वो थोड़ा रुक के बताता हूँ क्योंकि थोड़ी सी वो टफ है, एक साथ बताएंगे तो वो ऊपर से चली जाएंगे, तो वो बाद में देखते हैं।
और भी उसमें मैंने ग्राफ वगैरह कई चीज़ें बताई हैं, वो बाद में बता दूँ, ठीक है ना। अब उसमें आगे की चीज़ें बच्चों देखो, एज नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो थ्रू द कोलिजन प्रोसेस, हेंस मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व इन कंप्लीट प्रोसेस। तो कंप्लीट प्रोसेस में बच्चों अगर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो बच्चों देखना यहां पे अगर मैं मोमेंटम लिखता हूं यहां पे, तो इसका मास m1 m2, तो m1 u1 m2 u2, m1v m2v, m1 v1 m2 v2। तो वही बच्चों आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1v प्लस m2v इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। v यहाँ से बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, या m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, किसी से भी लिख सकते हो, ये समझ गए। अब ई बच्चों मैंने क्या बताया था, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। अब मान लो हम m1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, किसके लिए, m1 के लिए, m1 के लिए बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, रिफॉर्मेशन। तो इंपल्स का क्या मतलब होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स का क्या मतलब होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो पहले पार्टिकल के लिए बच्चों रिफॉर्मेशन का इंपल्स लिख रहा हूं, रिफॉर्मेशन का, तो फाइनल मोमेंटम m1v, इनिशियल मोमेंटम m1v, रिफॉर्मेशन ये प्रोसेस है। इधर देखूंगा, इधर तो डिफॉर्मेशन, फाइनल ये, इनिशियल ये, तो फाइनल क्या लिखोगे, m1v, इनिशियल, ये क्लियर है। अब बच्चों देखो ये क्लियर है, ठीक है, वो रख दिया। अब बच्चों v की जगह तुम एक बार रख रहे हो, उसी में देख लो ऊपर की साइड से m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, इसकी जगह क्या लिख रहे हो, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी जगह बच्चों तुम रख रहे हो m1 u प्लस m2 u अपॉन, सॉरी u1 u2 m1 प्लस m2, सॉरी इसकी जगह नहीं, इसकी जगह तुम ये रख लो। फिर बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो बच्चों उतनी कहानी कोई काम की नहीं, ये डेरिवेशन कोई काम का नहीं, बस ऐसे ही मैंने बता दिया है, कोई काम का नहीं। तुम्हारे लिए फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, वो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन के काम में आ जाता है। उसके अलावा बच्चों आगे हम केवल फॉर्मूला यूज करेंगे ई v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो बच्चों याद रहे, अब आगे हम v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कैसे आता है ये मैंने इसमें बता दिया है, हालांकि वो बिल्कुल भी काम का नहीं, बिल्कुल भी काम का नहीं, ये समझ गए। अब v2 माइनस v1 बच्चों समझना, पार्टिकल ऐसे टकरा गए, ये 50 ये 40, टक्कर के बाद मान लो बच्चों ये हो गया 30, ये हो गया 60, ये v1 ये v2, ये u1 ये u2। तो बच्चों ई तुम्हारे पास है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो बच्चों v2 माइनस v1 कितना हुआ, 30। तो बच्चों ये चीज है क्या, इनके सेपरेट होने की स्पीड। v2 माइनस v1 एक तरीके से क्या हो गया, इनके सेपरेट होने की स्पीड। बच्चों बताओ यहाँ पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, किस रफ्तार से पास आ रहे हैं, कैसे निकाला, 50 माइनस 40, तो 50 माइनस 40, तो ये चीज क्या है, पास आने की स्पीड, पास आने की स्पीड। तो ई का एक और फॉर्मूला हम कई बार इस तरह से यूज कर लेते हैं, दूर जाने की स्पीड अपॉन पास जाने की स्पीड। दूर जाने की स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ई के बच्चों 3 फॉर्मूले बने। पहला फॉर्मूला केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन के काम में आता है, ई होता है इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। उसी को यूज करके हम फॉर्मूला बना लेते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2।
और v2 माइनस v1 को हम बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सॉरी हाँ सेपरेशन, और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वही बच्चों मैंने लिख रखा है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर है? अब बच्चों थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, जितना डिफॉर्म होता है उतना ही रिफॉर्म हो जाता है। तो फिर डिफॉर्मेशन में कोई एनर्जी खर्च नहीं हो पाती, डिफॉर्मेशन में कोई एनर्जी खर्च नहीं हो पाती। तो वही बच्चों आपको बता रखा है, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पार्टिकल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज बाई 100%। तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को 100% रीगेन कर लेंगे। उस वजह से कोई एनर्जी अपनी डिफॉर्मेशन में खर्च नहीं होती। फिर देखो, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल, बट ड्यूरिंग कोलिजन विल नॉट बी इक्वल। बच्चों ये भी थ्योरेटिकल के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको ये बोल देते हैं और आप जल्दबाजी में मिस्टेक कर सकते हो, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन। सही है गलत है? गलत है। ड्यूरिंग कोलिजन में कंजर्व नहीं हो। टक्कर से पहले बच्चों यहां टक्कर हो रही तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन अपनी काइनेटिक एनर्जी का कई सारा हिस्सा डिफॉर्मेशन में चला जाए तो वो कंजर्व नहीं हो। तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में काम में आता है, स्टेटमेंट वाले, ट्रू फॉल्स वाले। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट, इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नो रिफॉर्मेशन टेक प्लेस एंड प्रोसेस एंड एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्टेट। तो जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो उसमें बिल्कुल भी रिफॉर्मेशन नहीं हो, प्रोसेस अपनी यहीं की यहीं खत्म हो जाए, प्रोसेस अपनी यहीं की यहीं खत्म हो जाए। यहीं खत्म हो गई तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों स्टिक करके एक साथ चलेंगे। इफ explosive particle collide then kinetic energy of system may be greater than initial kinetic energy of system. In this case value of E can be greater than 1. तो बच्चों जनरली कभी भी E की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, 0 से 1 के बीच में ही होती है। पर कुछ एक पर्टिकुलर केस में मान लो दो पार्टिकल टकराए और वो एक्सप्लोजिव पार्टिकल, एक्सप्लोजन की वजह से एनर्जी आई वो सिस्टम में चली गई, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पहले की काइनेटिक एनर्जी से भी बढ़ सकती, समझ रहे हो? लेकिन वो केवल तब हो सकता है जब एक्सप्लोजिव पार्टिकल टकरा रहा है। समझ गए? उस केस में ई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है। जैसे मुझे याद है आपके जेई मेंस में ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ई की वैल्यू मुझे अच्छे से तो याद नहीं, पर शायद 3/2 आ रही थी। तो अब देखा जाए तो जनरली 3/2 होती ही नहीं है, 0 से 1 के बीच में होती है, पर क्वेश्चन दे रखा है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो उसमें ऐसा रहा होगा कि भाई एक्सप्लोजिव पार्टिकल है, आपको तो जो सिचुएशन दे रखी है वो मान के सॉल्व करना। तो ये मैंने लिखवाया भी इसी पर्पज से, क्योंकि उसमें ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई। अब बच्चे कंफ्यूज है कि भाई ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो होती ही नहीं है, उस हिसाब से तो क्वेश्चन गलत होना चाहिए। पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो हो सकता है, अगर एक्सप्लोजिव पार्टिकल टकरा रहे हैं। कौन सा? वो तो ऐसे ही डेटा लिख दिया, वो तो ऐसे ही डेटा लिख दिया, तो उसमें तो कुछ देखा नहीं था। ठीक है, ओके। अब बच्चों मेन काम की चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं, स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वहाँ से बच्चों मेन काम की चीज स्टार्ट होती है। तो बच्चों अब इस टॉपिक को थोड़ा मैं कंक्लूड करता हूँ, तो वो समझो। इतनी सारी डिटेल मैंने बताई, वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना है वो समझो। एक ई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो जो मैंने स्टेप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करो। पहली स्टेप ये है कि भाई तुम डायग्राम बनाओ, एक टक्कर से पहले एक टक्कर से बाद, दो डायग्राम बनाओ, एक टक्कर से पहले और एक टक्कर के बाद। तो बच्चों वही मैंने लिखवाया है, ड्रॉ 2 डायग्राम, वन फॉर बिफोर कोलिजन एंड अदर फॉर आफ्टर कोलिजन। दूसरी स्टेप बच्चों तुम साइन कन्वेंशन मान लो, प्लस माइनस, तो वही मैंने लिखवा रखा है। अब जो भी नॉन क्वांटिटीज हो उनको हमेशा साइन के साथ रखो, जो भी नॉन क्वांटिटीज हो उनको हमेशा साइन के साथ रखो। ठीक है, रख दी।
अब जो भी अननोन क्वांटिटीज हो उनको हमेशा पॉजिटिव में मान लो। जैसे बच्चों कई बार तुम कंफ्यूज होगे कि टक्कर के बाद ये इधर जाएगा या उधर जाएगा, तो बहुत दिमाग मत लगाओ, आप तो पॉजिटिव में मान लो। उधर जा रहा होगा तो अपने आप प्लस आ जाएगा, नहीं जा रहा होगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि टक्कर के बाद वो कहाँ जाएगा, आप तो प्लस में मान के सॉल्व करो। फिर बच्चों क्या करो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2, ई की इक्वेशन लगाओ, उसे सॉल्व कर लो, आंसर। समझ गए बच्चों? अब बच्चों हम इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं वो समझते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, एग्जाम्पल बच्चों को हम डिस्कस कर रहे हैं उसे देखते हैं। मान लो बच्चों इसका मास m, इसका मास 2m, इसकी स्पीड मान लो बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ई मान लो बच्चों मैंने दे दिया 0.5, ई 0.5, ठीक है ना बच्चों? डायग्राम ड्रॉ कर लो फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। तो बच्चों थ्योरी सीट में इतना ही लिखा होगा, है ना? ठीक है, तो मैंने जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी थी वो मैंने रिटर्न में दे दी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उसको लिखवाने में। ठीक है बच्चों, इसमें लिख लो फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो बच्चों जो स्टेप्स मैंने बताई हैं बच्चों वो फॉलो करो। जैसे दो डायग्राम बनाओ, एक टक्कर से पहले, तो बिफोर ये हो गया। आफ्टर बच्चों आप अपने हिसाब से इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस। अब बच्चों बस वही मोमेंटम कंजर्वेशन, ई की इक्वेशन अप्लाई करो, आ जाएगा वो। करो बच्चों, जैसे मैंने स्टेप्स बताई हैं बस फॉलो करो। देखो सबसे बेटर है कि सेपरेशन अप्रोच से बेटर है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, वो सबसे बेस्ट। और विथ साइन रखने सारी चीज़ें विथ साइन। जैसे आप फॉर्मूला याद रख लो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच में आप लगाते समय कंफ्यूज हो सकते हो, तो बेटर है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, लेकिन विथ साइन चीज़ें रखनी है, ठीक? कर लिया बच्चों? क्या आ रहा है कोरा? देखो ये माइनस नहीं आ सकता है, V2 उधर नहीं जा सकता है,
क्योंकि उधर जाएगा तो फिर टकरा जाएगा। पर एक बार लिखते हैं V2 माइनस 15/2 V1 माइनस 45/2, नहीं हो सकता, हो सकता दोनों माइनस में हो सकता, हो सकता दोनों माइनस में हो सकते हैं, ठीक है, वो डेटा पे डिपेंड करेगा, हो सकता है, कोई नहीं। देखते हैं और कोई। केवल जो बताया है वो ही लगाना है, और कुछ नहीं। तुम्हारा क्या रहा आदित्य? -20 -5, देखते हैं। चलो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं। देखो हम मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो पहली स्टेप डायग्राम बनाना, दूसरी स्टेप साइन कन्वेंशन, फिर एज्यूम अननोन वो कर लिया, अब मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ बच्चों m इंटू 10 2m इंटू -20, बाद में mv1 2m v2 m m m m 10 में से -40 तो -30 v1 प्लस 2v2 फर्स्ट। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? अब E कितना दिया है 0.5 v2 माइनस v1 अपॉन u1 10 माइनस u2। बच्चों याद रहे सारी चीजें विद साइन। तो 30 इंटू 0.5 15 इक्वल टू v2 माइनस v1 सेकेंड। अब बच्चों दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 -15 इक्वल टू 3v2। तो v2 बच्चों आ गया -5। v2 कितना आ गया? -5। अब इसको मैं कहीं भी रख देता हूँ, मान लो बच्चों फर्स्ट में रखता हूँ, तो -10 उधर जाएगा तो -20। चेक करो बच्चों कोई दिक्कत हो तो माइनस ये बता रहा है कि भाई दोनों की दोनों उसी तरफ जाएंगे, टक्कर के बाद ये 20 की रफ्तार से जाएगा, ये 5 की रफ्तार से। खत्म। बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो? तो बच्चों कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो करो, वो आंसर आएगा। बस साइन वाइन का प्रॉपर ध्यान रखो। समझ पाए बच्चों इसे? ठीक है। एक और एग्जांपल बच्चों देखो, मान लो बच्चों ये 4 kg 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये भी 4 kg 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। E1 बच्चों आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बतानी है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बतानी है। पिछले क्वेश्चन में बच्चों किसी को डाउट तो नहीं? पिछले क्वेश्चन में। अब इसे कर लो। 4 kg का 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 4 kg का 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। आंसर बता रहे हो क्या? दोनों की माइनस में नहीं आएगी। हाँ बोलो सत्यम, क्या आ रहा है तुम्हारा? सही है, तो वो रिजल्ट यूज कर लिया होगा आपने। अच्छा सही है। एक्चुअली वो रिजल्ट बताने के लिए ही क्वेश्चन दिया है। ठीक है बच्चों देखते हैं। देखो 4 इधर v1, 4 इधर v2, तो वही मोमेंटम कंजर्वेशन। 4 इंटू 3 4 इंटू -5 4v1 4v2 4 4 4 4 कट गए, तो 3 -5 -2 v1 प्लस v2। बोलो बच्चों फर्स्ट में कोई दिक्कत? अब वापस देखो E की इक्वेशन 1 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 u2, तो 8 इक्वल टू v2 माइनस v1 सेकेंड। अब बच्चों दोनों को जोड़ देता हूँ, जोड़ दूंगा तो v1 कट गए, 6 इक्वल टू 2v2 v2 इक्वल टू 3। अब ये कहीं भी रख दो तो v1 आ जाएगा
-5, यानी कि बच्चों आफ्टर कॉलिजन ये जा रहा होगा इधर 5 से, ये जा रहा होगा इधर 3 से। तो बच्चों वेलोसिटी एक तरीके से इंटरचेंज हो रही, इसकी 3 थी उससे वो जा रहा है, इसकी 3 थी उससे कौन जा रहा है वो, और इसकी 5 थी उससे जा रहा है वो। समझ गए बच्चों? एक बार बच्चों देखो, अगर मैंने फास्टली डिस्कस कर दिया तो बच्चों ये अपना आप में एक रिजल्ट भी होता है। क्या रिजल्ट होता है वो अभी मैं लिखवा दूंगा, बट समझो बच्चों। बताओ यहाँ दोनों के मास क्या है, ई क्या है, E1 मतलब इलास्टिक कोलिजन। तो इक्वल मास के पार्टिकल जब इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। बच्चों बताओ स्पीड इंटरचेंज हो गई है क्या? देखो वेलोसिटी अगर इंटरचेंज हुई है तो स्पीड भी हो जाएगी। बताओ काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंज हुई है, वो भी हो गई है। मोमेंटम इंटरचेंज हुआ है, वो भी हो गया। ठीक है, समझ गए ना बच्चों? तो अब बच्चों नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट करके बच्चों एक पॉइंट लिख लो।